हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम कुणाल है और आप देख रहे हैं रेलवे जर्नी विद कुणाल। तो जैसा कि थंबनेल में आपने देखा होगा कि मैं अभी 25 डेज का स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए उस पे डिस्कस करने वाला हूं। तो जो पहली बार मेरे चैनल पे विजिट कर रहे हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों के साथ शेयर कर दें। मैं ऐसे ही आपके लिए क्वालिटी कंटेंट उपलब्ध कराता रहूंगा और फ्यूचर में मैं प्लानिंग भी कर रहा हूँ आपका 25 को टारगेट करके कुछ क्लासेस भी आपका स्टार्ट कराने का कोशिश करूंगा। अभी दिसंबर तक थोड़ा बिजी चल रहा है शेड्यूल, इसलिए मैं स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ। बट दिसंबर के बाद जैसे ही मैं एक जगह एक लोकेशन पे फिक्स हो जाऊंगा तो मैं सारा चीज आपका ये 1 to 1 स्टार्ट कर दूंगा। इसलिए हम्बल रिक्वेस्ट है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें, इससे काफी मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने मेन टॉपिक पे कि लास्ट 25 डेज क्या करना चाहिए आप लोग को और मैंने क्या किया था। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि लास्ट अभी जो आपके पास टाइम बचा हुआ है, लास्ट 1 मंथ बचा हुआ है, इसका यूटिलाइज अगर अच्छे से आप लोग नहीं करते हैं तो एग्जाम देने के बाद आप लोग रिग्रेट करेंगे कि मैंने जो अभी 1 मंथ था उसका अच्छे से यूटिलाइज किया होता तो अभी मेरा एग्जाम जो है वो और बेहतर जा सकता था। तो मेरा यही अपील होगा कि आप लोग जितना ज्यादा हो सके, अभी जो 25-26 डेज आप लोग के पास रेस्ट बचा हुआ है एग्जाम से पहले, तो जो आप प्रिपरेशन कर रहे थे वो लगन मेहनत से उसको डबल प्रिपरेशन कीजिए, डबल मेहनत कीजिए। ठीक है, आप लोग मान लीजिए कि 7-8 घंटे 10 घंटे पढ़ रहे थे, तो अभी जो टाइम है कि आप लोग 14-15 घंटे ऐसे टाइम निकाल के और बस ये 1 मंथ आपको पढ़ना है। प्लस आपका जो CBT 2 होगा वो जो 3 मंथ्स के बाद होगा, CBT 1 के 3 मंथ्स मान के चलते हैं, टाइम मिलेगा ही उसके बाद होगा। तो यही 1 मंथ प्लस 3 मंथ्स 4 मंथ्स आपको पढ़ना है। अगर ये टाइम अच्छे से आप लोग यूटिलाइज करते हैं तो आप सोच सकते हैं आपका कितना अच्छा सैलरी आपको रेलवे प्रोवाइड करता है। एज अ जेई ज्वाइन करते हैं, 4200 ग्रेड पे ज्वाइन करते हैं तो आपका एक हैंडसम सैलरी आपको फर्स्ट मंथ से ही मिलता है। तो आपका जो भी अभी जिस फेज में है वो उस फेज से निकल के एक मतलब जॉब वाले फेज में चले जाएंगे और कोई भी मतलब जरूरत का सामान है या जरूरत आपका नीड है वो आप इजिली 4 मंथ्स का प्रिपरेशन में पूरा कर सकते हैं। तो ये जो टाइम है उसको वेस्ट ना करें और अच्छे से यूटिलाइज करना है 25 डेज को। जिसने भी जितना भी प्रिपेयर किया, जैसे कि मेरा क्या था, मैंने सारा सिलेबस जो था वो जनवरी में नोटिफिकेशन आया था और मई में एग्जाम था मेरा CBT 1 का। तो मैं ट्राई किया था कि अप्रैल तक सारा सिलेबस मैं कंप्लीट कर दूं। ठीक है, तो सिलेबस कंप्लीट कर भी दिया था मैंने। और कुछ सिलेबस ऐसे रहते हैं, कुछ टॉपिक ऐसा रहता है जो स्टूडेंट को समझ में नहीं आते, उसमें ज्यादा आपको जाना नहीं है। ठीक है, मैं भी यही किया था कि जो सिलेबस मैंने अप्रैल तक जो था वो कंप्लीट कर दिया था। विद इन 4 मंथ्स मैंने सारा सिलेबस कंप्लीट कर दिया था। जो मुझे नहीं आता था उसको छोड़ दिया था। ठीक है, उसमें नहीं घुसना है, जो नहीं आता है उसको थोड़ा सा लीव इट कर देना है। बट थोड़ा सा आप रिवाइज करके उस टॉपिक को चले जाएंगे कि अगर बाई चांस क्वेश्चन आ गए उससे तो मेरा छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, तो यही किया था कि 4 मंथ्स पहले मैंने सारा सिलेबस कंप्लीट करके और जो आपका 1 मंथ बचा हुआ था उसमें क्या स्ट्रेटेजी था मेरा कि जो टेस्ट टेस्ट लगाना था। ठीक है, टेस्ट लगाना प्लस रिवीजन करना। टेस्ट कैसे इंपॉर्टेंस रखता है कि जो भी आपने पढ़ा है, जो भी कॉन्सेप्ट आपने क्लियर किया है, कॉन्सेप्ट पढ़ा है, मैथ्स हो गया, जो साइंस हो गया, आपका रीजनिंग हो गया, आपका जनरल अवेयरनेस हो गया, तो आप अगर रिवीजन नहीं करते हैं, आप टेस्ट नहीं लगाते हैं तो कॉन्सेप्ट धीरे धीरे एक मतलब फेज के बाद आपके माइंड से निकल जाता है। ठीक है, तो रिवीजन करना कितना इंपॉर्टेंस रखता है अभी लास्ट फेज में कि सब कुछ आपको एक बार रिकॉल कर लेना है, जितना भी आपने पढ़ा है। कुछ नया चीज नहीं पढ़ना है ये लास्ट मंथ में। ठीक है, जो आपने पढ़ लिया है उसको ही स्ट्रॉन्ग करो। ये ना हो कि एग्जाम में जाके और आप थोड़ा सा मतलब वो स्किप हो जाए, आपके माइंड से जो पढ़ा हुआ भी है वो भी स्किप हो जाए। तो इससे अच्छा है कि आप 25 डेज का अच्छे से यूटिलाइज करके जो टॉपिक आपने ऑलरेडी पढ़ लिया है वो टॉपिक फिर से रिवाइज कीजिए। ठीक है, और मतलब आप डिवाइड कर लीजिए टाइम फेस की। ये टाइम मेरा जो 1 मंथ का है वो इतना टाइम मुझे मान लीजिए कि 12 to 14 आवर्स मैं पढ़ रहा हूँ। ठीक है, तो मेरा 6 आवर्स रिवीजन का रहेगा। जो भी टॉपिक्स हैं, रिवीजन किस में ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, जो आपका साइंस है, साइंस में आपका रिवीजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है क्योंकि आपको 3 सब्जेक्ट हैं उसमें, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो है। तो तीनों में याद करने वाला ज्यादा चीज रहता है। ठीक है, तो उसमें ज्यादा रिवीजन का जरूरत है।
साइंस के लिए, तो 2 घंटे कम से कम साइंस रिवीजन कीजिए। मैथ्स बहुत लोग का वीक होता है, तो मैथ्स में क्या रिवीजन करना है आपको, कोई भी चैप्टर, मान लीजिए 25 डेज है, 25 चैप्टर्स हैं, तो कोई भी चैप्टर एक दिन में एक चैप्टर उठा लेना है, ठीक है। एक दिन में एक चैप्टर उठा के उसका कम से कम तो 100 क्वेश्चंस आपको, एक ही टाइप का नहीं, एक टाइप का क्वेश्चन कोई नहीं करेगा, जो आपको क्वेश्चन आता है वो बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। जो क्वेश्चन आता है उस पर टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। आप वो क्वेश्चन कर लोगे, मुझे पूरा भरोसा है। मैं भी ऐसा ही करता था, जो क्वेश्चन मुझे आता है उस पर एक बार देख क्वेश्चन पढ़ लेता था, उसके बाद उस पर ध्यान नहीं देता था, ठीक है। अगर मुझे क्वेश्चन लगा कि हाँ ये थोड़ा सा टिपिकल है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अलग है, तब मैं जाके वो क्वेश्चन को अटेम्प्ट करता था, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपका जो कैलकुलेशन है वो भी थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा, प्लस एग्जाम टाइम में जो आप अटेम्प्ट करोगे क्वेश्चन, वो भी फास्टली अटेम्प्ट होगा। ऐसा नहीं कि एक क्वेश्चन में आप मैथ्स का क्वेश्चन सॉल्व करें तो 2-3 मिनट लग रहा है, विदिन सेकंड आप सॉल्व करेंगे, अगर 25 डेज में आप पहले से प्रिपेयर्ड हैं और आप अभी 100 क्वेश्चंस हर एक चैप्टर के कर रहे हैं, तो ठीक है। तो ये आपको स्ट्रेटेजी अपनाना है। और रही बात रीजनिंग का, तो रीजनिंग में क्या करना है कि रीजनिंग में आप लोग जो भी टेस्ट दे रहे हैं, टेस्ट में ही आपको 25 क्वेश्चंस पूछता है, तो 25 में आप देखिए कि 25 में मुझे कितना मार्क्स आ रहा है रीजनिंग में, ठीक है। तो उस हिसाब से आप लोग डेली का 100 to 150 क्वेश्चंस कीजिए ही कीजिए। देखो ज्यादा सब्जेक्ट नहीं है आपके पास, मात्र 4 सब्जेक्ट है, मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया, साइंस हो गया, ठीक है, और प्लस जनरल अवेयरनेस हो गया। तो मिनिमम मैथ्स, रीजनिंग और साइंस का 100 क्वेश्चंस डेली कीजिए, मतलब 300 क्वेश्चन तो आपको जनरली करना ही है, ठीक है। साइंस का मैं कंसिडर करके चलूंगा कि आपको 200 क्वेश्चंस डेली करने हैं, तो आपका नियरली 500 क्वेश्चंस तो आप अभी जो 25 डेज हैं, 500 क्वेश्चंस जनरली आपको करना ही है, जिससे आपका कितना सारा प्रिपेयर हो जाएगा, एक बार कैलकुलेट करके देखो आप लोग। जो 500 इंटू 25 डेज ही कंसिडर करके चल रहा हूँ, तो 12,500 क्वेश्चंस आपके प्रिपेयर हो जाएंगे, ठीक है। तो 12,500 बहुत होते हैं, ठीक है। आप एक बार करके देखो, अगर थोड़ा सा आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड नहीं है अभी, तो 2-4 दिन आप और लेके चल सकते हो। 2-4 दिन थोड़ा सा सिलेबस कंप्लीट नहीं है, तो 2-4 दिन और सिलेबस कंप्लीट करने पे ध्यान दे दो, और उसके बाद आपको टेस्ट सीरीज लगाना है, या तो पीवाईक्यू हो, पीवाईक्यू से आपका 50% कवर हो जाएगा, बट कुछ नए क्वेश्चंस भी आते हैं, तो फुल्ली डिपेंडेंट नहीं होना है पीवाईक्यू पे। पीवाईक्यू करना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, प्लस उसके साथ न्यू जो फुल मॉक हैं वो भी आपको अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। प्लस आपका जो रिवीजन है उस पे ध्यान देना है। मान लीजिए कि आपका मैथ, साइंस और रीजनिंग है, तो मैंने बताया कि 400 क्वेश्चंस कम से कम आपको डेली करने ही करने हैं, ज्यादा टाइम आपको नहीं लगेगा। अगर आपका मैथ्स प्रिपेयर है तो 100 क्वेश्चंस करने में आपको 1 घंटा से ज्यादा, 1 से 1.5 घंटा से ज्यादा आपको नहीं लगना चाहिए, ठीक है। साइंस प्रिपेयर है तो 100 to 200 क्वेश्चंस करने में 2 घंटे से ज्यादा आपको नहीं लगना चाहिए, ठीक है। प्लस आपका जो रीजनिंग है तो 100 क्वेश्चन में 50-60 मिनट्स में आपका इजिली हो जाएगा, ठीक है। जनरल अवेयरनेस में कैसे प्रिपेयर करना है, तो जनरल अवेयरनेस में अभी 25 डेज है, तो मैंने टॉपिक्स बताए हुए कि कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। जिन्होंने नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है, वहां जाके आप लोग एक बार देख सकते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या क्या आपको पढ़ के जाने हैं, जनरली वहीं से क्वेश्चन आपके आते हैं, ठीक है। तो अभी 25 डेज में आपका रिवीजन प्लस टेस्ट, अगर टेस्ट नहीं देके जाते हैं, अगर सिर्फ आप लोग कॉन्सेप्ट बिल्ड करके जाते हैं, कॉन्सेप्ट पढ़ लिया है और आप लोग टेस्ट नहीं दे रहे हैं, आपको आइडिया नहीं है कैसे क्वेश्चंस करना है, कितना टाइम मैं ले रहा हूं क्वेश्चन सॉल्व करने में, टेस्ट सीरीज लगा के ये पता चलता है आपका एक्यूरेसी कितना आ रहा है, कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से कितना गलत हो रहा है मेरा, उसमें इंप्रूवमेंट होता है। तो अगर आप लोग सिर्फ कॉन्सेप्ट करके जा रहे हैं तो वो थोड़ा सा आप लोग पीछे हैं, ठीक है। तो मैं तो रिकमेंड करूंगा कि आप लोग टेस्ट भी, अभी 25 डेज है तो एटलीस्ट 1 टेस्ट डेली लगाएं, उससे आपका क्या है, टाइम मैनेजमेंट अच्छा हो जाएगा, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का सही तरीका पता चलेगा कि एक क्वेश्चन को मुझे कितना टाइम देना है, ठीक है। आपका टेस्ट को एनालिसिस करेंगे तो उससे पता चलेगा कि कौन सा पोर्शन अभी मेरा वीक है, थोड़ा सा उसमें 1-2 घंटा और टाइम निकाल के उस पर वर्क कर लूंगा, ठीक है, तो वो थोड़ा सा स्ट्रांग हो जाएगा। प्लस आपका जो पता चलेगा कि कितने कैंडिडेट्स एग्जाम दे रहे हैं, उसमें मेरा कट ऑफ क्लियर हो रहा है कि नहीं, मैं कहाँ पे लाई करता हूँ, कितना आ रहा है मुझे, ठीक है। ये सब सारी चीजें आपको टेस्ट से पता चलेगा, लेवल कैसा रहता है एग्जाम का, ठीक है। तो ये सब आपको एक आइडिया होगा, कॉन्सेप्ट बिल्ड कर लिए हैं, किस टाइप का क्वेश्चन टेस्ट में पूछा जा रहा है, वो मुझसे सॉल्व हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, तो ये सब का बहुत आइडिया लग जाता है। तो सिर्फ कॉन्सेप्ट अगर किए हैं तो थोड़ा सा आप पीछे हैं, और मैं तो यही आपको गाइडलाइन दूंगा कि
अभी आप लोग 25 डेज है तो एटलीस्ट 25 टेस्ट तो आप देके ही जाएंगे, ठीक है। 25 टेस्ट देने का मतलब ये नहीं है कि आप लोग सिर्फ 25 टेस्ट अटेम्प्ट कर लें, मार्क्स देख ले, बस ये नहीं। 25 टेस्ट देने का मतलब है कि आप लोग 25 टेस्ट को अच्छे से एक एक दिन में एक देंगे। नियरली आपको 60 मिनट टू 70 मिनट में आपको टेस्ट खत्म करना है। रेलवे का टाइमिंग 90 मिनट्स है, तो 60-70 मिनट्स में आप ट्राई कीजिए कि आपका टेस्ट जो है वो खत्म हो जाए। उतना टाइम भी सफिशिएंट है, जो रेलवे का लेवल है, जैसे क्वेश्चन आते हैं वो 60 टू 70 मिनट्स इनफ है 100 क्वेश्चंस के लिए, ठीक है। तो वो 60 टू 70 मिनट्स आप लेके चलें कि इतने मिनट्स में मेरा जो टेस्ट है वो खत्म हो जाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको प्रॉपर उसका एनालिसिस करना है कि कहाँ पे कौन सा मिस्टेक हो रहा है मेरे से। बहुत कैंडिडेट्स ऐसे हैं कि बिना क्वेश्चन मतलब अच्छे से पढ़े क्वेश्चन का जवाब दे देते हैं, ना उसका ऑप्शन अच्छे तरीके से देखते हैं, तो ये सिली मिस्टेक हो जाता है। वो क्वेश्चन कैंडिडेट्स को आता है बट वो क्वेश्चन को ना प्रॉपरली तरीके से पढ़ते हैं, ना ऑप्शन को पढ़ते हैं। ऑप्शन आपको चारों पढ़ना है, ठीक है, क्या ऑप्शन में दिया हुआ है, और क्वेश्चंस अच्छे से पढ़ना है, तभी जाके उसको आंसर करना है। आपको सिली मिस्टेक बिल्कुल नहीं करना है। सिली मिस्टेक के कारण मान लीजिए कि एक आध मिस्टेक हो गया तो उससे आपको आगे फ्यूचर में दिक्कत का सामना भी करना पड़ सकता है, ठीक है। तो ये चीज आप लोग ध्यान में रख के और एनालिसिस करेंगे। टेस्ट का डेली एक टेस्ट दीजिए, उसका एनालिसिस करने में ज्यादा से ज्यादा हाफ एन आवर 40 मिनट्स लगेगा। तो डेली आपको 25 डेज 2 आवर्स टेस्ट को देना है, टेस्ट देना है, उसका एनालिसिस करना है, ठीक है। प्लस आपको जो आपने पढ़ रखा है पहले उसका रिवीजन करना है। मैंने भी ऐसे ही किया था पूरा, ठीक है। मैं जो फेज से गुजर गया हूँ वो फेज आपको बता रहा हूँ कि क्या कैसे करना है तो सही रहेगा, ठीक है। मैंने भी यही सब स्टेप्स फॉलो किए थे, तो जिससे कि मैंने 2019 में सिलेक्शन लिया था आरआरबी जेईई में। तो वही स्टेप्स मैं आपको बताता हूँ जो मैंने फॉलो किया था, ठीक है। अगर ये 1 मंथ का अच्छे से अगर यूटिलाइज करते हैं तो बाद में आपको रिग्रेट फील बिल्कुल नहीं होगा कि मैंने ये पहले क्यों नहीं किया था, ठीक है। तो अभी टाइम है 1 मंथ, अच्छे से तैयारी कीजिए और लगे रहिए अपने प्रिपरेशन में। अभी जो डिस्ट्रैक्शन क्या होता है कि बहुत लोग मतलब फोन चलाते हैं, रील्स देखते हैं। अभी शादियों का सीजन है, मान लो कि अभी थोड़ा सा क्लोज फ्रेंड हो गया या फिर फैमिली में फंक्शन है, ये सब है, तो थोड़ा सा दूरी बनाए रखो। अभी वो टाइम एंजॉय करने का नहीं है। मान लो कि शादी भी है तो 1 आध घंटे एंजॉय कर लो, बाकी अपना जो मेन टाइम है वो अपना प्रिपरेशन को दो। आपके पास ज्यादा टाइम बचा हुआ नहीं है, ठीक है। फोन से दूर रहो। यूट्यूब है तो यूट्यूब में फीड आपका बस करंट अफेयर आना चाहिए, या फिर इंपॉर्टेंट टॉपिक, शॉर्ट ट्रिक्स मैथ्स में सॉल्व करने का, रीजनिंग में सॉल्व करने का, ये सब फीड में आना चाहिए। ये नहीं कि रील्स देख रहे हैं, शॉर्ट्स देख रहे हैं, ये सब नहीं होना चाहिए। अगर किन्हीं का गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है तो थोड़ा सा आप डिस्टेंस 1 आध 2 महीने रख लीजिए, उसके बाद बात करते रहिएगा, ठीक है। तो ये सब बहुत मतलब डिस्ट्रैक्शन होता है, मेरा भी हुआ था, मैं आप लोग के साथ आगे शेयर करूंगा, बट काफी सपोर्टिव भी था। और आपको अगर सच में मतलब कोई ऐसा है तो वो आपका जो मजबूरी है वो समझेंगे, ठीक है। तो ये चीजें जो हैं वो थोड़ा सा आप लोग 1-2 महीने जब तक आपका CBT2 ना हो तब तक थोड़ा सा दूर रखें, ठीक है। और बाकी तो आप लोग थोड़ा समझदार हो ही, क्या क्या चीजें आप लोगों को डिस्ट्रैक्ट करता है, जैसे कि फोन हो गया, अभी फैमिली फंक्शन ये सब बहुत होंगे तो वो सब अवॉइड कीजिए। अभी आपके पास 25 डेज ही बचा हुआ है तो उसको अच्छे से यूटिलाइज कीजिए। मैं तो जब था प्रिपरेशन फेज में तो कम से कम तो 14 से 15 घंटा पढ़ता था, क्योंकि मैं जॉब छोड़ के आया था और मेरा उतना CBT1 बिल्डअप नहीं था कि मैं जाके सडनली एग्जाम दे दूं और क्लियर हो जाए। ऐसा नहीं था, मैंने अच्छे से प्रिपेयर किया था। 3-4 महीने जो भी मिले थे मुझे, मैंने डेडिकेशन के साथ प्रिपेयर किया था, कंसिस्टेंसी मेंटेन करके प्रिपेयर किया था कि मुझे ये जॉब मैं अगर ले लेता हूं तो मेरा थोड़ा सा जो बर्डन है, फैमिली प्रेशर है, फाइनेंशियल कंडीशन हो गया, ये सब कम हो जाएगा और होपफुली मेरा जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो ठीक ठाक हो गया है। तो ये सब सोच के आप लोग को प्रिपेयर करना है कि बस 3-4 महीने आपको प्रिपेयर करना है। 3-4 महीने प्रिपेयर करता हूँ अच्छे से, तो जो मेरा फैमिली का कंडीशन है, फाइनेंशियली कंडीशन हो गया या फिर कुछ जरूरत चीजें आप अगर नहीं ले पा रहे हैं तो वो सब इजिली आप अफोर्ड कर पाएंगे, ठीक है। उसके लिए आपको किसी का मदद का ये जरूरत नहीं होगा, जैसे कि मैं इजिली अफोर्ड कर लेता हूँ। तो वैसे ही आप लोग अगर ये मंथ आप लोग अच्छे से यूटिलाइज करते हैं, पढ़ने पे ध्यान देते हैं, फालतू चीजें में नहीं रहते हैं, ठीक है,
तो आप आगे अपने जीवन में रिग्रेट फील नहीं करेंगे। ठीक है, आप लोग सीबीटी 1 दे के आएंगे तो मुझे बताइएगा कि आप लोग जो फॉलो किए थे वो तो आपको कुछ मतलब इम्प्रूवमेंट मिला कि नहीं मिला, गाइडलाइंस मिला कि नहीं मिला, कुछ मतलब आप में बदलाव हुआ कि नहीं हुआ। तो वो आप लोग मेरे साथ सीबीटी 1 जो एग्जाम हो जाएगा उसके बाद आप जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, मुझे अच्छा लगेगा, आप लोग के साथ इंटरेक्शन करके भी मुझे अच्छा लगता है। और ऐसे ही अपना जो भी प्रिपरेशन है उसको मेहनत लगन से लगे रहिए। ये टाइम आपका कभी वापस नहीं आएगा, आप बाद में रिग्रेट ना हो, इसलिए अभी उस टाइम को अच्छे से यूटिलाइज कर लीजिए। ठीक है, तो होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दे चैनल को। चलिए मिलते हैं आपको ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू।